Satoshi पैराडॉक्स एंड Satoshi डबल क्राइटेरिया। जो ये पैराडॉक्स और डबल क्राइटेरिया है, ये हिक्स और कैल्डर की जो थ्योरी थी कंपनसेशन प्रिंसिपल, उसी से रिलेटेड है और उसी के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके कि जो हिक्स और कैल्डर ने जो चीज़ कही थी उसका थोड़ा सा अपोजिट Satoshi ने व्यू दिया था कि जो हिक्स और कैल्डर कह रहा है उसका अगर हम अपोजिट करें तो वो चीज़ें Satoshi ने प्रूव की कि वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पैराडॉक्स। फिर उसने उस चीज़ को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए अपनी एक न्यू क्राइटेरिया डिफाइन किया, Satoshi डबल क्राइटेरिया. So we are going to discuss in this video Satoshi paradox and its double criteria. Satoshi paradox is a paradox in welfare economist which is resolved by stating that there is no increase in social welfare by a return to original part of the loser. कि अगर हम हेल्डर हिक्स और कैल्डर की देखें तो कैल्डर हिक्स कंपनसेटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज़ हम ए पॉइंट पे थे और ए से बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, तो अगर जो गेनर है वो लूज़र को कंपनसेट करके सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ कर सकता है। बट Satoshi ये कहता है कि सपोज़ कि हम इस पॉइंट पे आए, बी पॉइंट पे आए, तो सोशल वेलफेयर इम्प्रूव हुआ, ये कैल्डर एंड हिक्स ने ये बोला। लेकिन सपोज़ अगर हम बी से फिर से ए पे चले जाएं तो भी इंक्रीज़ हो सकता है कि अगर इफ़ बी इज़ बेटर देन ए देन ए इज़ ऑल्सो बेटर देन बी। ये Satoshi ने प्रूव करने की कोशिश की है कि हम अगर रिटर्न बैक उसी पॉइंट पे कर जाते हैं जिस पॉइंट पे पहले थे, तब भी हम सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो Satoshi अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया को एक कॉन्ट्राडिक्टरी बता के कि इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, कि उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इफ़ वी मूव फॉरवर्ड देन सोशल वेलफेयर कैन इंक्रीज़, बट अगर हम इस पॉइंट पे जाने के बाद अगर वापस हम इस पॉइंट पे आना चाहते हैं तब भी सोशल वेलफेयर हम बढ़ा सकते हैं। ये Satoshi ने प्रूव करने की कोशिश की है। सो Satoshi said it is possible that if an allocation A is deemed superior to another allocation B, if A is superior than B by Calder criteria, Calder-Hicks compensating criteria, then by subsequent set of moves by same criteria, कि उसी criteria के थ्रू redistribution criteria था, तो उसी criteria के थ्रू if B goes back to point A, then we can also say that B is also superior than A, और इस पॉइंट पे भी हम सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो Satoshi पैराडॉक्स जो है उसने ये बताने की कोशिश की है, व्हेन द गेनर पैराडॉक्स अकर्स, मेनली पैराडॉक्स ये कंट्रोवर्सी आई क्यों, क्योंकि व्हेन द गेनर्स फ्रॉम चेंज ऑफ एलोकेशन ए टू बी कैन कंपनसेट द लूज़र, की एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे गए तो एक बेटर ऑफ में गया, दूसरा वर्स ऑफ में, एक गेन कर रहा है, दूसरा लूज़ कर रहा है। तो गेनर ने क्या किया, लूज़र को कंपनसेट कर दिया, बट लूज़र अगर कंपनसेट कर रहा है गेनर को फिर से, अब इसने क्या किया था, बी सपोज करो 2 पर्सन थे एक्स और वाई, तो एक्स को गेन हुआ और वाई को लॉस हो गया। एक्स ने क्या किया, वाई को कंपनसेट कर दिया। अगर वाई भी एक्स को कंपनसेट कर दे, जो लूज़र है वो अगर फिर से एक्स को कंपनसेट कर दे और वो फिर से दोनों इस पॉइंट पे आ जाए, तब भी सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को रिमूव करने के लिए Satoshi ने अपना डबल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैराडॉक्स कैसे अराइज होता है। Satoshi पैराडॉक्स इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सपोज there are two individual A and B. On x-axis we are measuring A's utility, and on y-axis there is a utility of
बी। इनिशियली जो हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है दैट इज जे के, ये हमारा फर्स्ट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। सो अकॉर्डिंग टू सेटोस्की, हिक्स-कैल्डर क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, कि उसने एक इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को दिया है। बट पैराडॉक्स अब कैसे अराइज होगा देखते हैं कि सपोज टू यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, एक हमारा है जे के इनिशियल, देन दूसरा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व आ गया जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, जबकि यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो जी एच इज़ द सेकेंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व विच इज़ इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। इनिशियल सपोज इनिशियल जो पोजीशन है दोनों इंडिविजुअल की दैट इज़ सी पॉइंट, इसी पॉइंट पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी है। तो इस सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो बी की यूटिलिटी ये है और ये हमारी ए की यूटिलिटी। सो द यूटिलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन यूटिलिटी ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड कैल्डर बी शुड कंपनसेट द ए, कि अगर बी की यूटिलिटी ज़्यादा है ए की यूटिलिटी कम है, दैट मीन्स बी इज़ गेनर एंड ए इज़ लूज़र। सो बी शुड कंपनसेट द ए फॉर हिज लॉस। तो बी क्या करता है, ए को कंपनसेट करता है। तो अब वो दोनों नेक्स्ट जो जी एच यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं, डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट जो है ये सुपीरियर कैसे हुआ, अब बी ने क्या किया, ए को कंपनसेट कर दिया, ए की यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ गई, ये अब यहाँ पे आ गए। अब डी अकॉर्डिंग टू कैल्डर एंड हिक्स द डी इज सुपीरियर देन सी, डी जो है सुपीरियर है सी के, क्योंकि अब ये हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे आ गए हैं दोनों, पहले जे के पे थे और अब वो आ गए जी एच पे। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता था, हायर सेटिस्फैक्शन, हायर पीपीसी मीन्स हायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हायर यूटिलिटी शो करेगा, हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तो सी पे लोअर पे थे यूटिलिटी कर्व पे और जी एच पे हायर पे आ गए डी पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू कैल्डर हिक्स डी इज सुपीरियर देन सी। अब सपोज कि ड्यू टू एनी चेंज और रीडिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे ए की यूटिलिटी ज़्यादा हो गई। अब कैल्डर हिक्स की जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होती है, पोजीशन डी इज सुपीरियर टू सी ऑन द बेसिस ऑफ कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया बिकॉज डी इज़ द मूवमेंट थ्रू आउट। सपोज करो कि यहाँ पे अगर सी से एफ पे जाते तो एफ पॉइंट जो था किसके लिए बेटर था, बी के लिए। विथ इंडिविजुअल बी जो है अगर दोबारा से हम देखें सी से जब डी पे गए तो बी की यूटिलिटी कम हो गई, ए की यूटिलिटी बढ़ गई। तो बी की यूटिलिटी कम हो रही मतलब बी उसको कंपनसेट करने के चक्कर में वो क्या हो गया, लॉस में गया। तो अब ए क्या करेगा, ए दोबारा से अगर बी को कंपनसेट कर दे, मतलब सेटोस्की ने क्या बोला कि पहले गेनर जो है वो लूज़र को कंपनसेट कर रहा है और उसके चक्कर में गेनर को लॉस हो गया। अगर लूज़र अब बी को गेनर को फिर से कंपनसेट कर दे तो भी सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। तो अब बी क्या करेगा, लूज़र क्या करेगा, बी को कंपनसेट करेगा। तो वो डी से एफ पॉइंट पे जाते हैं। तो अगर ए की यूटिलिटी देखें तो ए की यूटिलिटी जो है वो पहले के कंपैरेटिवली फिर भी ज़्यादा है और बी की यूटिलिटी भी बढ़ गई है। तो अगर दोबारा वो बैकवर्ड मूव करते हैं, सेटोस्की ने बोला बैकवर्ड मूव करने पे भी सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, जबकि कैल्डर ने बोला था फॉरवर्ड मूव करेंगे तब जो है
वेलफेयर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया सिटोस्की ने जो व्यू पॉइंट रखा उसके थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू सिटोस्की, ये हमारा डायग्राम था, तो सिटोस्की के अकॉर्डिंग रिवर्स मूवमेंट फ्रॉम डी टू सी और रिवर्स मूवमेंट फ्रॉम डी टू एफ, फॉरवर्ड मूवमेंट के अलावा रिवर्स मूवमेंट जो है वो भी हमारे सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ा सकती है, वो भी बेटर हमारा क्राइटेरिया हो सकता है। तो सिटोस्की ने ये पैराडॉक्सियल सिचुएशन अराइज कर दी कि रिवर्स मूवमेंट भी जो है बेटर और सुपीरियर कंडीशन को शो करता है, बट ये हिक्स और कैल्डर ने इस इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को शो किया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा। तो इस क्राइटेरिया के बाद पैराडॉक्सियल सिचुएशन जब अराइज हो गई तो सिटोस्की ने अपना एक डबल क्राइटेरिया जो है वो फॉर्मुलेट किया। सिटोस्की डबल क्राइटेरिया के नाम से फेमस है। तो देखते हैं कि यार डबल क्राइटेरिया क्या कहता है। तो सिटोस्की डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए सिटोस्की डबल क्राइटेरिया रिक्वायर्स टू थिंग्स, द फुलफिलमेंट ऑफ कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया, कि कैल्डर-हिक्स कंपनसेटिंग क्राइटेरिया भी इंक्लूडेड है, एंड दैट सेकेंड इज द फुलफिलमेंट ऑफ रिवर्सल टेस्ट, कि रिवर्सल टेस्ट भी फुलफिल होनी चाहिए। तो दो चीज़ें इसमें इंक्लूड है, कैल्डर-हिक्स कंपनसेटिंग क्राइटेरिया भी होगा और रिवर्सल टेस्ट भी होगा। इट मीन्स दैट चेंज इन द इम्प्रूवमेंट इफ गेनर इन द चेंज्ड सिचुएशन able to compensate the loser and accept, and simultaneously loser is not able to compensate the gainer। पीछे सिचुएशन में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ था, क्योंकि पहले तो गेनर ने लूज़र को कंपनसेट किया, बाद में लूज़र भी गेनर को कंपनसेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि गेनर ने पहले बहुत ज़्यादा दे दिया था, मतलब जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया, उसको खुद को लॉस हो गया, तो इसलिए लूज़र उसको कंपनसेट कर रहा है। लेकिन लूज़र क्यों कंपनसेट करेगा? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो डबल क्राइटेरिया में रिवर्सल टेस्ट जो है वो फुलफिल होना चाहिए कि लूज़र जो है वो गेनर को कंपनसेट ना करे। तो इसको अब डायग्रामेटिक देखते हैं। और जो सिटोस्की डबल क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया टू यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, सी डी और ई एफ। हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व shows higher level of utility and social welfare, इनिशियली सपोज करते हैं जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट पे दोनों इंडिविजुअल ए और बी जो है ये सेटल होते हैं, तो इस पे दोनों की यूटिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है। नाउ सपोज कि कोई पॉलिसी चेंज हुई गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वो क्यू से सी डी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व क्यू पे जो थे उससे मूव कर गए फॉरवर्ड, दैट इज ऑन द पॉइंट जी, ड्यू टू पॉलिसी चेंज। ऑल्दो हायर यूटिलिटी पे गए हैं तो दोनों को सेटिस्फैक्शन हायर मिलना चाहिए था, बट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी बी की यूटिलिटी बढ़ गई है और ए की यूटिलिटी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर हम चेक करें, ये देखो बी की यूटिलिटी इंक्रीज हो गई ये, और ए की यूटिलिटी क्या हुई है, कम हो गई है। मीन्स गेनर इज द बी और लूजर इज ए। सो कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया क्या कहेगा कि गेनर जो है वो लूज़र को कंपनसेट करते हैं। तो अब जो बी है वो क्या करेगा, ए को कंपनसेट करेगा। तो सिटोस्की ने क्या बोला है कि
गेनर इस तरीके से लूज़र को कंपनसेट करे कि उसे खुद को लॉस ना हो। मतलब कि वो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो एर रेज जा रही है डॉटेड, वो इससे अबव वाले सिचुएशन में ही कंपनसेट करें। इट मीन्स इस पॉइंट से अबव किसी भी पॉइंट पे वो कंपनसेट कर सकता है, ताकि उसकी जो यूटिलिटी है वो क्यू पॉइंट से कम ना हो। तो सपोज़ कि वो आर पॉइंट पे आता है, तो आर पॉइंट पे देखोगे तो आर पॉइंट पे जो ए की यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है, और बी की यूटिलिटी जो बढ़ी थी उससे कम है, बट फिर भी जो इनिशियल पोजीशन थी क्यू, उससे फिर भी अभी ज़्यादा है। दैट मीन्स कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ होगा कब, जब हम गेनर कंपनसेट करेगा लूज़र को और फिर भी वो बेटर ऑफ में है। तो यहाँ पे आर पॉइंट पे वो कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे आता है रिवर्सल टेस्ट को देखते हैं कि रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, क्योंकि कैल्डर हिक्स और रिवर्सल टेस्ट दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सपोज़ कि इस फिगर में अगर हम देखें तो फ्रॉम पोजीशन आर वी कैन नॉट मूव टू एनी पोजीशन। इस पॉइंट के बाद हम किसी भी ऐसी पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे, जहाँ से कि वो बैकवर्ड मूव हो जाए, कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो ही नहीं सकती जिससे कि वो क्यू पॉइंट पे दोबारा से आए। सपोज करो कि यहाँ पे चले जाते हैं, अगर पॉइंट आर के बाद कोई पॉइंट देखते हैं, पॉइंट आर के बाद सी डी पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे रिवर्सल टेस्ट की वो दोबारा इतनी इस पोजीशन पे आ सके। अब अगर यहाँ पे देखें, सपोज़ यहाँ पे आता है तो ए का तो बढ़ रहा है बट बी का नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों की जितनी पहले यूटिलिटी मिल रही थी ए और बी की, तो आर पॉइंट के बाद वो दोबारा क्यू पॉइंट पे नहीं आ सकता। अगर हम इस यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सपोज सी डी पे, तो बी की ज़्यादा है, ए की कम है क्यू पॉइंट के कंपैरेटिवली। अगर हम राइट साइड मूव करें, अगर इस पॉइंट पे ले लें तो ए की ज़्यादा है और बी की कम है, तो क्यू पॉइंट वो फिर से अचीव नहीं कर सकता। तो रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि गेनर विनर को कंपनसेट करे, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन ना अराइज हो जिससे कि वो दोबारा रिवर्स में जा सके, कि इसी पॉइंट पे जाके सेटल हो जाए। सो फ्रॉम क्यू टू जी, अगर क्यू से जी पे जाते हैं तो सिटोस्की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो सकता है, बट ये दोबारा रिवर्सल टेस्ट के थ्रू इस पॉइंट पे नहीं आ सकता। तो आर जो पॉइंट है ये कैल्डर हिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर आर से जी पे जाएं तो वो क्यू पे आ नहीं सकता, क्यू के बराबर फिर भी ए को यूटिलिटी नहीं मिल पा रही है। अगर बैक मूवमेंट होता है, रिवर्स मूवमेंट करें, आर से फिर से जी पे जाने की कोशिश करें, जी पे भेजते हैं तो बी की यूटिलिटी बढ़ गई और ए की कम है। तो रिवर्स जब जाता है तो दोबारा इनिशियल पोजीशन को वो अचीव नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है? क्योंकि दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को। तो जब दो यूटिलिटी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब रिवर्स मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो डबल क्राइटेरिया तभी सेटिस्फाई होगा जब कैल्डर हिक्स का कंपनसेटिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स द गेनर is compensating the loser and still is in better off position. And second is reversal test is also satisfied. reversal test ये कहता है कि रिवर्स मूवमेंट के थ्रू वो इनिशियल पोजीशन जो सबसे पहली पोजीशन थी क्यू, वो उस पर नहीं पहुंच पा रहा है।
तो दोनों ही क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिटोस्की डबल क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया को लेके बनाया, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द डबल क्राइटेरिया। तो सिटोस्की डबल क्राइटेरिया जो हिग्स का जो एक कंट्रोवर्सी अराइज हुआ था रिवर्स मूवमेंट वाला, कि रिवर्स मूवमेंट करके भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इसलिए सिटोस्की ने डबल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कि दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे और दो चीज़ों को सेटिस्फाई करे, हिग्स की कंपनसेटिंग क्राइटेरिया और रिवर्सल टेस्ट को। तो ये हमारा था सिटोस्की पैराडॉक्स एंड सिटोस्की डबल क्राइटेरिया। थैंक यू।